नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आपकी सेवा में एक बार मैं फिर से हाजिर हूं और मैं ही सेवा करता रहूंगा आपकी। पता नहीं तुम कब करोगे हमारी। तो मेरे भाई, अभी हुआ था रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर ALP CBT 1 और उसमें मेरे भाई बहुत सारे सवाल पूछे गए थे एडवांस मैथ के, क्योंकि इस पेपर में अलजेब्रा भी आता है, त्रिकोणमिति भी आता है, मेंसुरेशन भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, सांख्यिकी भी है और ज्योमेट्री भी है। तो इन सभी चैप्टर्स के बेस्ट 50 मस्ट डू क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका रेलवे का फ्यूचर में पेपर है, NTPC का, RPF सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल ग्रुप D का, या 2025 में कोई भी पेपर है रेलवे का, और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो तो आप एक अपराधी हो, समझे कि नहीं। ये बेस्ट 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, और मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड यूनिक सॉल्यूशन दूंगा। रात के बजने 11 और मैं कर रहा हूं आपके लिए मेहनत। आपको तो रजाई में पड़े पड़े वीडियो देखने है मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे एडवांस मैथ के, लेकिन ये मैंने बेस्ट 50 क्वेश्चंस छांटे हैं, टॉप क्वालिटी। इन्हीं से आप कुछ नया सीखोगे। बाकी आप सवाल कितने भी लगाते रहो, वहां से आप कुछ नया नहीं सीखोगे, यहां से आप कुछ नया सीखोगे। इससे पहले ये जो हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जैसा काम वैसा ही इसका नाम भी रखा है मेरे भाई हमने। इस पे हमने ऑलरेडी रेलवे के ALP एग्जाम के अर्थमेटिक अंक गणित के बेस्ट 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो यहां से जाके देख सकते हैं। रेलवे का हमने पूरा कंप्लीट फ्री बैच पढ़ाया है मेरे प्यारे में। रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कराई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाखों बच्चों ने वीडियोस देखे जिसमें अर्थमेटिक मैथ हमने पूरा पढ़ा दिया है। CI SI कंपाउंड टेस्ट, सिंपल ये जो है प्रॉब्लम एजिस टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम, हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से मैंने करवाया है मेरे भाई, ठीक है जी। तो बेस्ट 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चंस अच्छे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आओ, सवाल है आपके सामने। सबसे पहले अलजेब्रा, मैं चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मिसलेनियस क्वेश्चन चलने। सबसे पहले हम केवल अलजेब्रा के 6 सवालों को हल करेंगे, ठीक है। आ जाओ, पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ m का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। यदि P बटे Q की पावर 2m + 2 बराबर Q बटे P की पावर 9 - m, बताओ जरा, बताइए भाई। देखो, इस सवाल में जो गोरा कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सामने लिखा हुआ a बटे b की होल पावर n, अगर आप इसको पलट दो, a बटे b को पलटते हो, b बटा a करते हो, तो ये पावर हो जाएगा माइनस का n। प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में कि यहां तो P बटे Q है, यहां Q बटे P है। यह है मेरे भाई P बटे Q की पावर 2m + 2। अगर मैं इसको पलटता हूं मेरे प्यारे भाई, यानी कि Q बटे P है, Q बटे P को पलट के लिखता हूं P बटे Q, तो पावर माइनस हो जाएगी। पावर माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, 9 - m को माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, m - n। अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड को देखो तो दोनों तरफ से बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चे। अगर दोनों तरफ से बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बोलो। 2m + 2 बराबर m - 9, ये इधर जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 इधर जाएगा राइट साइड में, -9 और -2 -11, तो m का मान -11 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना। करेंगे, आगे आइए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, इसको सरल करो। सरल करना है मेरे भाई, यानी कि आपको इनकी गुणा करनी है, बेसिकली गुणा करना है, जोड़ घटा के आपको बताना है। सवाल है RRB ALP 2024 का। देखिए, इतनी बड़ी गुणा करने का मेरा कोई इरादा है नहीं, अपना कोई मूड नहीं है कि हम इतनी लंबी चौड़ी गुणा करें। मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए, ये ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं दिए, ये ऑप्शंस जिंदगी में कुछ करने के लिए दिए हैं। अब आप सोचो क्या आ सकता है। जैसे यहां पे b² आ रहा है, 3b², 2b², 3b²। अब आप ये देखो, b 2b की b में गुणा करेंगे 2b² आएगा, और तो कहीं b² नहीं आएगा, ये b² है। तो 2b गुणा b, 2b² + b² 3b² आएगा, 3b² आएगा, यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है, यहां 3b² नहीं है, इन दोनों में से होगा। अब आप देखो, यहां तो c² है नहीं, यहां c² है। c² आ रहा है क्या भाई, c² कब आएगा, जब c की c में गुणा हो, c की c में गुणा होगी तो ही c² आएगा। क्या यहां ऐसा है, कितने भी गुणा करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, c की c में गुणा होनी चाहिए। देखो ये दिख रहा -c,
माइनस सी की माइनस सी में गुणा होगी, सी स्क्वायर आएगा प्लस का, यहां से सी स्क्वायर नहीं आने वाला, यानी कि माइनस सी की माइनस सी में गुणा होगी, प्लस का सी स्क्वायर आएगा ही आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। मैं क्यों पूरी गुणा करूंगा, मेरे पास टाइम कहां है भाई इतना, वेरी बिजी आदमी, वेरी बिजी। x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल प्रोडक्ट क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी का गुणनफल तो सबको पता है, डी ऑप्शन ही आ जाएगा भाई, इसमें क्या मुश्किल है। x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा करेंगे तो x की x में गुणा एक्स स्क्वायर, बच्चों a की गुणा करिए x में ax प्लस, बच्चों x की गुणा b में करिए bx, बच्चों a की गुणा b में करिए ab। ठीक है, यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सवाल है आरआरबी एलपी का। मैंने कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल, जो हमारा मेन YouTube चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पर CHSL मेंस का पेपर सॉल्व कराया था, CHSL मेंस का। तो जब CHSL मेंस का पेपर कहां गया, ये रहा, उस CHSL मेंस में भी यही सवाल आया, सेम टू सेम डिट्टो। ये सवाल SSC के CHSL मेंस में भी आया है 2024 में। अब आप मुझे बताओ, इसको सरल बनाना है, इसको सरल बनाओ, फिर आपकी जिंदगी भी सरल बनेगी मेरे भाई। देखो बच्चों, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है। एक काम करते हैं, जैसे यहां पे हम y को 0 कर देते हैं, या तो मेरे भाई आप ये देख लो ना क्या आएगा, जेड पे ध्यान दीजिए, यहां से देखिए a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से क्या आएगा 4z स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर बचेगा प्लस का 4z स्क्वायर बचेगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन होगा या सी। वाई देखिए, वाई क्या आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, यहां से आएगा 25y स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 4y स्क्वायर, 25 प्लस 4 29, तो 29y स्क्वायर होगा, ना कि 19 होगा, 29 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पूरा नहीं लिखना नहीं है इतना टाइम बेटा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस ये 5y का स्क्वायर करोगे 25y स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 4y स्क्वायर, तो 25 4 29y स्क्वायर हो गया ना, सी ऑप्शन में है। ऐसे प्लस का 4z स्क्वायर आएगा। हटाइए, बढ़ो आगे, सवाल क्या है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 7z एंड 4z माइनस 5x फ्रॉम 13x माइनस z। सवाल में बोला है 13x माइनस z से इन दोनों का योग घटाएं, यानी कि इन दोनों का योग आपको घटाना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आपको घटाना है किससे, 13x माइनस z से। ये बताइए मेरे भाई, समझ में आ गया? 13x माइनस z से इन दोनों का सम घटाओ, इसका और इसका योग घटाना है। ऑप्शन देखो, 3x है, x है, 4x है, 16x है। जब हर एक ऑप्शन में x अलग अलग ही दिया हुआ है तो मैं केवल x पे ध्यान दूंगा, मैं बाकी पे ध्यान क्यों दूंगा, भाड़ में जाए। यहां देखो x कितना आ रहा है, 2x और माइनस 5x, माइनस का 3x आ रहा है, 2x और माइनस 5x माइनस का 3x। ये देखिए जो घटा रहे हैं इसमें 13x है, 13x, और 13x में से जब मैं माइनस के 3x को घटाऊंगा तो 13 जमा 3 16x हो जाएगा, 16x, यानी कि ये वाला आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बात खत्म। y क्या है, z क्या है, आई डोंट केयर। बोला इन दोनों का योग घटाओ 13x माइनस z में से, जब मैं इन दोनों का योग करूंगा 2x माइनस 5x माइनस 3x आएगा, यहां 13x है। अब 13x में से जब माइनस के 3x को घटाएंगे, क्योंकि घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस 13 3 16x हो जाएगा। बाकी वाई जेड पे मैं क्यों अपनी एनर्जी खराब करूं, पेपर में भाई इसी तरीके से सोचना होता है। ये एडवांस मैथ है, इसको करने का तरीका और अर्थमेटिक को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आपके सामने अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन का यूज करो भाई, छठा कर दो। द वैल्यू ऑफ दिस
आरआरबी एएलपी का सवाल, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड माइनस जेड, जेड प्लस आई, जेड प्लस एक्स, इसका मान देखते ही बता दोगे आप 0। ये एक इजी मेंटली होने वाला सवाल है, क्योंकि एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे, वाई माइनस जेड की वाई प्लस जेड में गुणा करेंगे, फॉर्मूला है फॉर्मूला वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स की जेड प्लस एक्स में गुणा करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ये सब करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले आने चाहिए। वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, सब कटकुटा के 0 आ गया। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं है, उसको बेसिक ही नहीं आता, ना त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद है ना अलजेब्रा के, तो कैसे वो इन सवालों को कर पाएगा? तो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, फिर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको हवा में उड़ाना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीक है तो भाई ये जो हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट्स का किंग बनना है, राजा बनना है, फॉर्मूलों का, ट्रिक्स का, शॉर्टकट का, तो आपको ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी चाहिए। हमने इस बुक का प्राइस इतना सस्ता कर रखा है, इस बुक को प्रिंट कराने में 130 रुपए खर्चा आता है, 130, क्योंकि ये डबल कलर में मल्टी कलर बुक है ना, लाल पीला नीला हरा, जिससे कि बच्चों को डायग्राम, चित्र वगैरह बहुत अच्छे से समझ में, फॉर्मूले को यहां पे मल्टी कलर किया गया इस तरीके से। और हम इसकी बिलिंग 128 की करते हैं कुल। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को बहुत कम प्राइस में, मुझे हर बुक पे 5 से 7 रुपए का नुकसान होता है, लेकिन मेरा तो पर्पज़ ही और है, मेरा पर्पज़ ये है कि हर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख पाए, क्योंकि एक कोई भी ऐसी फॉर्मूला बुक नहीं है मार्केट में जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों, सारी शॉर्ट ट्रिक्स हों सिवाय इसके। तो ये तो हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। ये तो हमने सीखा मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा। अब हम करेंगे यहां से त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हमारे पास टोटल 5 सवाल हैं, आ जाइए। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, फाइंड द डिनोमिनेटर डी। डिनोमिनेटर डी बताइए, डिनोमिनेटर डी क्या होगा बताइए मेरे बच्चों। देखो हर जगह आपको मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला या वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं बेसिक भी काम आता है बच्चों, बेसिक भी काम आता है। आपको यहां पे क्या बेसिक नहीं दिखाई दे रहा? सिंपल हो जाएगा भाई। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1 बटे साइन, यानी कि हो गया कॉस माइनस 1 बटे साइन। अब इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। आप कहोगे सर आपने ये क्या लिख दिया? मैं कॉस को लिखता हूं सी और साइन को लिखता हूं एस। समझ में आया? शॉर्ट यूज करा करो, है भाई, है शॉर्ट यूज करा करो। शाहरुख खान को भी एसआर के बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, तो बटे साइन तो आएगा ही आएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस माइनस 1 का स्क्वायर, देखो चाहे आप एक्स का स्क्वायर लिखो बच्चों, चाहे आप माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो कॉस माइनस 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस इसका होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे कट जाएगा ना, ये किससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस, नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया बेटा? नीचे जो है क्या आ रहा है? नीचे आ गया 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा इसका आंसर है, डी ऑप्शन, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को हमारी? ठीक है भाई। तो देखो ये आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो अभी तो कर पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत हाई फाई नहीं, पर बेसिक फॉर्मूले कम से कम रेलवे वाले बच्चों को भी आने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई, आओ
सवाल है आपके सामने 8। सिंप्लीफाई करिए। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये है मेरे बच्चों, सवाल में कुछ नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग करने लगेंगे कि यार थीटा 45 रख लेते, ये कर लेते, वो मैं मना नहीं कर रहा, आंसर नहीं आएगा, बट जरूरत क्या है? जब सीधा सीधा फॉर्मूला दिख ही रहे तो जरूरत क्या है? आप मुझे बताओ, ये 1 माइनस साइन गुना 1 प्लस साइन क्या होता है? 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, आप मुझे बताओ सबसे पहले ये क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बच्चे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉन्सेप्ट किंग बुक की हमारी पीडीएफ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखा है बच्चे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ये बताओ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है? आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही है। लेकिन बच्चों अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 सेक स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो टेन उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा सभी स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई है माइनस, तो आंसर नेगेटिव आएगा बेटा, और नेगेटिव आंसर एक ही ऑप्शन है, ये रहा। देखो कॉसेक का मतलब होता है बेटा 1/साइन। कॉसेक स्क्वायर का मतलब, कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1/साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉस बटे साइन कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, क्या बच गया? -1, ये आंसर है। और जल्दी आप कर सकते थे अगर आप दिमाग में सोचो। सवाल नंबर 9 है मेरे भाई, यहां से कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर के है। के है बच्चे, तो आपसे पूछा है 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के क्या है? यहां पर भी स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, पर जरूरत नहीं है। देखो पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का भी स्क्वायर। पावर 4 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर का भी स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि यही आ गई के की वैल्यू। और आप जानते ये तो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। यानी कि के का जो मान आ गया बच्चे, वो कॉस 2 थीटा आ गया, के का मान। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी क्या आप लोग जानते नहीं हो क्या? यहां से सुनेगा, आपको इस कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में फॉर्मूला मिल जाएंगे 2 थीटा एंगल वाले। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति में, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट। यहां पे आ जाइए मेरे भाई, ये देखिए बच्चों, ये देखिए cos 2a बराबर, cos 2a बराबर मेरे प्यारे भाई, ये देखिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2a। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। ये cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये a प्लस बी के फॉर्मूले हैं, ये a माइनस बी के फॉर्मूले हैं। इतने सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तब जाके काम चलता है, ठीक है जी। अब यहां पे आप देखो cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूं 1 माइनस कॉस 2a, इसको उधर ले जाओ, यहां से देखो 1 माइनस कॉस 2a क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया।
अब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, यही इस सवाल का आंसर है, टेन स्क्वायर थीटा। और आपने बहुत आसानी से कर लिया, पहला ऑप्शन हो गया बच्चों, कोई तकलीफ इसमें नहीं। मैं आगे चलूंगा, सवाल लूंगा मैं आपके सामने यहां पर 10। यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, 4a और 3a एक्यूट एंगल हैं, तो कोसेक a प्लस 25 डिग्री का मान क्या होगा? आपको पता है, इस चीज को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 ऐसा है, अगर सेक a कोसेक b के बराबर है, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अगर सेक ए कोसेक बी के बराबर है, तो ये जो दोनों एंगल है ना मेरे भाई, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। 4a प्लस 3a 7a, 7a माइनस 50 बराबर 90 डिग्री, तो 90 प्लस 50 140 बटे 7 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए का मान 20 डिग्री है। लेकिन आपसे पूछा है कोसेक ए प्लस 25, ए का मान 20 डिग्री रखो, तो 20 प्लस 25 45, और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए, अंडर रूट 2, रूट 2, रूट 2 इस सवाल का ठीक आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अगर दो एंगल का सम 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। अगर दो एंगल का सम 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, और सेक ए कॉसेक बी के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये आपके क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये देखिए, ये वाला नहीं, इसके हाँ ये देखो लिखा हुआ यहां पे कॉन्सेप्ट। अगर दो एंगल का सम 90 है, ए प्लस बी 90, दो एंगल का सम 90 है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन ए कॉस बी के बराबर, टेन ए कॉट बी के बराबर है भाई। उसके बाद कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है मेरे भाई। इधर देखो, साइन ए गुणा सेक बी 1 होता है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। इतने सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लगते हैं दोस्त, इतने सारे कॉन्सेप्ट। आइए, तो ये हो गया, आगे चलो। सवाल है आपके सामने 11, कौन सा ऑप्शन y के लिए सही है? कौन सा विकल्प y के लिए सही है? कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन। देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। नीचे क्या है? 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है तो कट गया, यानी कि y का मान क्या बच गया? y का मान बच गया 1 प्लस साइन, y का मान बच गया 1 प्लस साइन है, यानी कि सी ऑप्शन। बताइए, खेल खत्म, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, डायरेक्ट। ठीक है जी, अब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हो गए 5 सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के मेरे प्यारे भाई यहां पर हम 6 सवाल करने वाले हैं, यानी कि और भी सवाल आए थे, पर यही 6 सवाल सबसे अच्छे हैं। तो मैं आपको सबसे अच्छे सवाल छांट छांट के करवा रहा हूं। रिसर्च वाला काम मैं कर रहा हूं, रात भर जाग के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सवाल कंपाइल में कर पा रहा हूं, टाइप में करवा रहा हूं, रिकॉर्ड में कर रहा हूं, वीडियो अपलोड में कर रहा हूं। लेकिन आपको एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, एक शेयर करना है, एक एप्रिसिएशन करना है। आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, उतने ही लेटेस्ट में सवाल करवाता जाऊंगा। आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के पेपर हैं, इनके भी मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा मेरे भाई, और मैं ही कराऊंगा, कोई और नहीं करवाएगा मेरे भाई। और कोई करवाएगा भी तो इतने बढ़िया सॉल्यूशन नहीं देगा जितना मैं दूंगा। आइए, मुझे बहुत मजा आता है, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं। बच्चे को पता नहीं क्यों नहीं मजा आता, बच्चे निठल्ले ढीले ढीले से रहते हैं, एकदम जोश होना चाहिए, आग लग जानी चाहिए, इतनी कि सड़क पे चले तो आग लग जाए। 12वां सवाल, दो सड़कों के बीच एक 10 मीटर लंबा टावर है। बताओ, सड़क के बीच में टावर अवैध है, 10 मीटर लंबा। टावर के टॉप से सड़कों का, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रोड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार आर द रोड्स फ्रॉम ईच अदर? हाउ फार इज द रोड फ्रॉम ईच अदर? मेरे भाई जैसे समझिए कि ये हो गई दो सड़क, ये दो सड़क है मेरे भाई, ये मान लीजिए, और
ये सड़कों के बीचों बीच में एक टावर है, ये टावर खड़ा हो गया यहां पे, टावर, ये टावर है, ये टावर है, 10 मीटर ऊंचा ये टावर है, 90 डिग्री के कोण पर टावर सीध खड़ा होता है। अब बोला टावर के टॉप से ये सड़क है मेरे भाई, आप ये समझिए कि एक सड़क ये है और एक सड़क ये है और उनके बीचों बीच में टावर खड़ा है। अब टावर के टॉप से इन दोनों सड़कों के डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री। डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है कि यहां टावर के टॉप से सड़क को देखो, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है 30 डिग्री का। अगर एंगल 30 डिग्री का बच्चों तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ऐसे ही आप ये देखिए मेरे भाई, यहां से इसको देखो दूसरी सड़क को, तो ये जो एंगल बनता है ये होता है मेरे भाई डिप्रेशन एंगल। ये डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री, तो ये कोण भी 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री। पूछा है दोनों सड़कों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो भाई ये सड़क का एक किनारा हो गया, ये सड़क का दूसरा किनारा हो गया, ये मान लीजिए ए बी। ए बी दोनों सड़कों के बीच की दूरी हो जाएगी, ये आपको निकालनी है। तो आपको यहां पे ट्राइंगल याद होने चाहिए दो। देखिए 30 60 90, 30 60 90 ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने जो भी होगा वो 1 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने जो भी होगा √3 यूनिट होगा, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो 2 यूनिट होगा। ये 30 60 90 ट्राइंगल है, रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही मेरे प्यार भाई 45 45 90 ट्राइंगल में 45 डिग्री के सामने 1 होगा, 1 1, ये भी 45 डिग्री इसके सामने 1 होगा, 90 डिग्री के सामने √2, 1 1 √2 साइड का रेशियो होगा। क्लियर है? अब यहां पे आप समझो 45 डिग्री के सामने 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 30 डिग्री के सामने 10 मीटर है तो ये वाला कोण तो 60 बचेगा ना, 30 60 90 होता है बेटा। 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10 √3 आएगा, 10 √3। और आपको पता होना चाहिए कि √3 जो होता है इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732, तो 10 √3 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.732 यानी कि 17.32 मीटर। ये 17.32 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स 27.32, 27.32 मीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। खेल खत्म, कुछ नहीं था, वेरी इजी। आइए, पेड़ के आधार से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे पेड़ के टॉप का एलिवेशन कोण 30 डिग्री था। जब पेड़ लंबा हो गया तो उसी बिंदु से, वही कब लंबा होने का इंतजार पता नहीं कई सालों तक किया होगा, जब पेड़ लंबा हो गया तो उसी बिंदु से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। पेड़ कितना ग्रो हुआ भाई, हाउ मच डिड द ट्री ग्रो। आप ये समझे कि ये है मेरे भाई जमीन, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये जमीन है, और यहां मेरे दोस्तों ये छोटा सा ये पेड़ है, दिस इज छोटा सा पेड़, ये छोटा सा पेड़। क्लियर है? अब ये पेड़ का बेस है, ये तो हो गया पेड़ का बेस यहां। अब पेड़ के बेस से 300 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी हो गया। ये पेड़ के बेस यहां से 300 मीटर की दूरी पर है। अब इस पॉइंट से पेड़ के टॉप का, पेड़ का टॉप हो गया टॉप शीर्ष, पेड़ के टॉप का ये जो एंगल है, पेड़ के टॉप का ये जो एंगल है मेरे भाई, ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का ये एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है बच्चे, ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। अब जब पेड़ लंबा हो गया, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से पेड़ जो है ग्रो होना शुरू हुआ, ये पेड़ जो है इतना जो है और बढ़ गया हाइट में, ये पेड़ की हाइट और बढ़ गई। क्लियर है? पेड़ की हाइट इतनी और बढ़ गई, और जब इसी सेम पॉइंट से देखा गया तो सेम पॉइंट से पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल अब 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये एंगल अब 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा पेड़ कितना बड़ा हुआ, पेड़ कितना बड़ा हुआ ये आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे भाई कौन करेगा, जल्दी से बताओ। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखो सबसे पहले आप बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल में 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा बड़े वाले में। अगर 30 डिग्री के सामने 300 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना, 60 डिग्री के सामने √3 गुना आएगा 300 √3 मीटर, 300 √3 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नीचे छोटे वाले राइट एंगल को देखो, छोटे में 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। आपको पता है
30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू 300 मीटर है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये कितना आ जाएगा? अगर √3 की वैल्यू 300 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 300 बटे में √3। 300 का मतलब होता है 100 तिया 300, 3 को √3 से भाग करा √3, यानी कि ये आ जाएगा 100 अंडर √3। ये 100 अंडर √3 मीटर आ जाएगा 100 √3 मीटर। 100 √3 ये आ जाएगा यहां से यहां तक। पेड़ कितना बड़ा हुआ? तो पेड़ कितना बड़ा हुआ, ये पिंक लेंथ 300 √3 में से 100 √3 घटाएंगे 200 √3, तो 200 √3 मीटर लंबा पेड़ हुआ। 300 में से 100 घटाएंगे 200 √3 मीटर। हालांकि कोई पेड़ इतना लंबा होता नहीं है, पेड़ नहीं है बेटा, तो टावर से भी ऊंचा पहुंच रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है सवाल। 13वां आसान था, आगे चलते हैं। ELP का एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा है। यदि पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई 24 मीटर थी या जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है अब, तो किस ऊंचाई से टूटा? जैसे आप ये समझो भाई, ये जमीन है और मान लीजिए इस जमीन में ये एक पेड़ गढ़ा है, ये पेड़ है मेरे भाई, पेड़ है। अब आंधी वांधी आई मेरे भाई, यहां ये जो है पेड़ जो है यहां से टूट गया, यहां से टूट गया पेड़, यहां से जो है पेड़ टूट गया। पेड़ टूटने के बाद क्या हो गया? इसका जो टॉप है ऐसा के जमीन पे लग जाएगा ये, यानी कि ये जो पॉइंट था यहां पे, मान लीजिए ए, अब ये पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तना ऊपर का गिर के नीचे लगे, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। और ये जमीन से कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ की जो ऊंचाई है, ओरिजिनल ऊंचाई 24 मीटर है, पेड़ टोटल 24 मीटर ऊंचा है, 24 मीटर ऊंचा है। तो बोला किस ऊंचाई पर टूटा? पेड़ किस ऊंचाई से टूटा? तो पेड़ मेरे भाई यहां से टूटा है, ये आपको निकालना है। एट वॉट हाइट डिड इट ब्रेक इफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री वाज 24 मीटर? ये बताइए मेरे भाई, आप कर सकते हैं। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है मेरे भाई, 1 यूनिट। ये 90 डिग्री है, 30 के सामने 1 यूनिट, ये 60 है, 60 के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। अगर ये लेंथ 2 यूनिट है बच्चों, तो ये भी 2 यूनिट ही होगा। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, क्योंकि यही हिस्सा पेड़ का टूट के ऐसे जमीन पे आ लगा। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये, यानी कि टोटल पेड़ की हाइट आ गई 2 और 1 3। टोटल पेड़ की हाइट आ गई बच्चों 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू सवाल में 24 मीटर दी है, 8 गुना 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर, यानी कि पेड़ जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। और यही मेरा आंसर भी है, डी ऑप्शन, 8 मीटर। अच्छा सवाल, वेरी नाइस, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया सवाल करके क्या? आइए अगला सवाल है आपके सामने 15 RRB ALP का। जमीन पर एक पॉइंट से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे झंडे के ऊपर और नीचे के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई कितनी है? देखो मेरे भाई, ये जमीन है, मान लीजिए कि ये है जमीन। तो जमीन पर एक पॉइंट से 18 मीटर ऊंचा खंबा लगा है। तो मेरे भाई ये जमीन है और ये मान लीजिए खंबा है। ठीक है, अब खंबे से 18 मीटर ऊंचाई पर यहां पे मेरे भाई, यहां पे एक झंडा लगा है, झंडा, ये झंडा लगा है इस तरीके से, झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा लगा है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। तो झंडे के ऊपर और नीचे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि जब आप यहां से देखते हो मेरे भाई, यहां से जब आप देखते हो तो ऊपर का और ये नीचे का ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि नीचे का जो है ये तो 30 डिग्री है और ऊपर का जो कोण है ये पूरा का पूरा ये 60 डिग्री है। और ये जो 18 मीटर है, जमीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर ये खंबे पे झंडा लगा है। झंडे की ऊंचाई बताओ, नहीं कर सकते। तो बच्चों बेसिकली आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा ट्रायंगल, उनमें 30 60 90 लगाना है।
छोटे ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने 18 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 18√3, 18√3 आ जाएगा। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल में जैसे 60 डिग्री हो गया बेटा, और ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से बड़े राइट एंगल में 30 डिग्री के सामने 18√3 है, 30 के सामने 18, तो 60 के सामने क्या आएगा? 60 डिग्री के सामने 18√3 का भी √3 गुना होगा। 30 के सामने जो भी होगा, अगर 30 के सामने a है तो 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होना चाहिए। तो 18√3 की √3 में गुना करेंगे, 18 54, यानी कि टोटल 54 आ जाएगा, 54 मीटर, 54। तो झंडे की ऊंचाई क्या आएगी? 54 है, 18, 54 में से 18 घटाएंगे 36 मीटर, तो झंडा ज्यादा ऊंचा है, 36 मीटर। यह आंसर है बी ऑप्शन 36। क्लियर? आओ, रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारत की ऊंचाई 8-15 सेंटीमीटर है और वे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? बेचारे मेरी तरह दो गरीब बच्चे हैं, मैं भी बचपन में मिट्टी से खेलता था, कितना सुहाना बचपन था, फिर तुम मुझे गंदे गंदे लोग मिल गए, सब सत्यानाश हो गया। रमेश और सुरेश दो मिट्टी की इमारत से खेलते हैं। मिट्टी की इमारत, एक की लंबाई 8 है और एक की जो है 15 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 15 सेंटीमीटर की है। आगे वे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों इमारत, दोनों जो है मिट्टी की इमारत, इनके भी जो बीच की दूरी है बच्चों 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। बोला उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इनके जो टॉप है, टॉप एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ रहा हूं क्योंकि रेलवे वाले ज्यादातर बच्चे हिंदी के हैं। ये आपसे पूछा है मेरे भाई, अगर मान लेते हैं इसका टॉप ये ए है, इसका टॉप बी है, ए भी पूछा है, तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? बिल्कुल आप कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहां पे पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से यहां से पैरेलल लाइन खींचिए। जब आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो होगा क्या कि ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पे अगर ये 8 मीटर है, 8 मीटर, तो इसके सामने बिल्कुल जस्ट सामने ये 8 मीटर है, तो इसके जस्ट सामने ये भी 8 मीटर ही बनेगा। ये पूरा 15 है, तो ये कितना बचेगा? 7 मीटर। 15 माइनस 60, 7, ये 7 सेंटीमीटर है बेटा। ये तो 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर बनेगा। ये 15 माइनस 8, ये 7 सेंटीमीटर बनेगा बच्चे। ये 24 है, तो इसके सामने ये भी 24 हो जाएगा। सामने की लेंथ बिल्कुल जो है, क्योंकि पैरेलल लाइन खींची है मैंने, एकदम पैरेलल लाइन आप खींचोगे कि 90 डिग्री पे मिले। अभी राइट एंगल को देखो, 7 है, 24 है, तो 25। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 7, 24, 25। तो 25 इस सवाल का आंसर है, 7, 24, 25। 20, 21, 29, 8, 15, 17, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए। सवाल नंबर है 17। ओके, करो। दिन के दौरान एक in at particular time during the day, owing to the position of a sun, a 6 feet tall man cast a shadow of 4 feet. दिन के दौरान एक विशेष समय में योग की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट बनती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल वाले खंबे की छाया 36 फीट बनती है। खंबे की ऊंचाई क्या है? बहुत बढ़िया, ये खतरनाक सवाल है। दिन के दौरान क्या है, एक आदमी 6 फीट लंबा है, उसकी जो परछाई है 4 फीट की बनती है, उसके बराबर में खंबा है, खंबे की छाया 36 फीट बनती है। खंबे की हाइट देखो, छाया क्यों बनती है? जैसे ये मेरे भाई कोई ऑब्जेक्ट है, यहां सूरज देवता है, तो सूरज देवता की किरण, सूर्य की किरण आएगी तो ऐसे इस वस्तु से यहां टकराएगी और टकराने के बाद जमीन पे यहां टकराएगी, टक, तो ये जो है ये शेडो बनती है, शेडो। तो सूरज देवता का जो एलिवेशन एंगल है उसी के हिसाब से शेडो बनती है। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता, वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का रेशियो सेम होना चाहिए। वस्तु की लंबाई बस tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब जब थीटा सेम होगा तो वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का रेशियो सेम करना है ऐसे सवाल में। जैसे एक आदमी है 6 फीट लंबा, उसकी परछाई बनी है 4 फीट की। ऐसी आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई कितने, नहीं पता, लेकिन खंबे की छाया कितने की बनी है? 36 फीट की, 36 फीट की मेरे भाई। तो 4 से 36, 9 गुना,
तो खंबे की परछाई भी 6 का 9 गुना 54 फीट होगी, 54 फीट खंबे की परछाई होगी। आंसर आ जाएगा सवाल का बी ऑप्शन। और बहुत ही इजी सवाल ये बनता है, बहुत इजी। मजा आ रहा है भाई? मजा लेते रहिए, सवाल करते रहिए। अगला चैप्टर भी आ गया, देखो अब ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के ज्यादा सवाल हैं। ज्योमेट्री के सवाल चाहे एसएससी दो चाहे रेलवे दो, सब में जो है ज्यादा ही आते हैं। अब रेलवे का एनटीपीसी का पेपर दोगे, ग्रुप डी का पेपर दोगे, ये आपने एलपी का पेपर दिया, हर एक एग्जाम में एडवांस मैथ आता है। कोई बच्चा ये सोचता हो कि रेलवे केवल अर्थमेटिक मैथ से हो जाएगा, नहीं। रेलवे के सभी एग्जाम में जितना एडवांस मैथ आता है उतना ही अर्थमेटिक मैथ भी आता है। बस आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल में एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन आती है, बाकी रेलवे के हर पेपर में खूब एडवांस मैथ पूछा आता है। अब जितने सवाल ज्योमेट्री के रेलवे के पेपर में एएलपी में आए, उतने सवाल किसी चैप्टर से नहीं पूछे। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा करवाऊंगा, 15। ठीक है, आपको बहुत हाई फाई ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, बट हर एक बेसिक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरम आपको तो याद होनी ही चाहिए। डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड इसमें ज्योमेट्री आती है। ये देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशियो 2:3 है। छोटे त्रिभुज का एरिया 36 वर्ग सेंटीमीटर है, बड़े त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखो भाई, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो 2:3 है, तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो होगा ना, वो होता है साइड भुजा के रेशियो का स्क्वायर, संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर, 4:9। सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। छोटे त्रिभुज का एरिया मेरे दोस्तों यहां पे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 4 की वैल्यू 36, 9 गुना। बड़े स्क्वायर का एरिया, बड़े ट्राइंगल का एरिया 9, 9 का वैल्यू भी 9 गुना 81 आ जाएगा, 81। तो बड़े ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। बहुत आसान सवाल, कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है। देखो ये जितने भी सवाल हैं, इसमें से कुछ ही हैं जो फ्रेश क्वेश्चन बनाए। अभी भी एडवांस मैथ में 78% कंटेंट प्रीवियसली पूछा गया है एएलपी में। ऐसा ही एनटीपीसी में होना है, ऐसा ही ग्रुप डी में होना है, ऐसा ही रेलवे के आने वाले फ्यूचर के सभी पेपर में होना है। तो जिसने रेलवे के प्रीवियसर लगा डाले, काम हो जाएगा। और केवल मैथ की बात नहीं कर रहा, ये मैं रीजनिंग के लिए भी कह रहा हूं, इवन जीएस के लिए भी कह रहा हूं। तो रेलवे की जो हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये इसी पर्पज से बनाएगी कि बच्चे प्रीवियस ईयर के हर एक चैप्टर के अच्छे अच्छे सवाल कर लें। इनमें 4-4 क्वेश्चन डाले गए। अब डेली का 50 सवाल का भी टारगेट मान के चलो तो 2 महीने में आराम से मेरे दोस्तों आप ये किताब कर सकते हो। 2 महीने में आराम से मिल जाएगी ये बुक, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, और सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं भैया हर एक क्वेश्चन के। आप ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को। 19वां, ट्राइंगल PQR के एंगल Q और एंगल R के आंतरिक समद्विभाजक S पर मिलते हैं। यदि एंगल P 75 है तो एंगल QSR क्या होगा? ये डायरेक्ट थ्योरम है। 90 + 75 का आधा, 90 + 37.5, ये आ जाएगा मेरे भाई 127.5 डिग्री, डी ऑप्शन। लेकिन काफी सारे बच्चों को थ्योरम ही नहीं पता, तो भैया उनको थ्योरम बतानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास बच्चों ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ये त्रिभुज है PQR, है ना। अब हमने क्या करा, हमने एंगल Q का समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक मतलब एंगल Q को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये एंगल R का हमने समद्विभाजक खींचा, यहां S पर काटते हैं, S पर। अब ये जो एंगल P है, इसका माप 75 डिग्री का है। M मतलब मेजरमेंट, माप ऑफ एंगल QSR, इस एंगल के बारे में पूछा गया है। जब भी हम किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल्स के समद्विभाजक को खींचते हैं, समद्विभाजक खींचते हैं, तो जहां पे मिलेंगे, ये जो कोण बनेगा मेरे भाई, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल है 75 डिग्री, इसका आधा, 90 प्लस तीसरे एंगल का आधा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। 75 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 37.5 डिग्री, 90 + 37.5 127.5 डिग्री का आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए। एक चतुर्भुज JKLM में कोण JKL और M का रेशियो 2, 3, 5, 6 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज JKLM में चारों कोण 2, 3, 5, 6, चारों कोण अलग अलग हैं।
अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण अलग अलग हैं तो वो स्क्वायर तो नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि स्क्वायर के चारों कोण 90 डिग्री होने चाहिए, बराबर बराबर। समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में इस तरीके से ये होता है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये थीटा है मेरे भाई, तो ये भी आपका थीटा होगा मेरे दोस्तों। ये अल्फा है, ये भी आपका अल्फा होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जबकि यह चारों एंगल ही 2 3 5 6 अलग अलग रेशो में। काइट, काइट में भी एक पेयर बराबर होता है, ये भी नहीं है, ये होती है जैसे काइट, ये यहां पे एक पेयर तो कम से कम ये वाला बराबर दिखता है, यहां पे चारों ही अलग अलग है, यानी कि ये होगा ट्रपेजियम, समलंब समलंब चतुर्भुज। ट्रपेजियम मतलब मेरे भाई ऐसे आड़ा टेढ़ा सा, ये होगा बेटा। ये पहले तो मैं ये हटा दूं, ये ट्रपेजियम होगा, ट्रपेजियम समलंब चतुर्भुज इस तरीके से। ये देखो, ये होता है जिसमें ये पैरेलल है, चारों कोण अलग अलग हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कोई भी बराबर नहीं, सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको, तो ये ट्रपेजियम होगा मेरे बच्चे। कितना बढ़िया सवाल पूछा है। दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी ई एफ के बराबर है, बीसी डीएफ के बराबर है, सी ए डी के बराबर है, तो क्या सही है? देखो, अगर किन्हीं त्रिभुजों में अलग अलग त्रिभुज हैं ए बी सी डी एफ, लेकिन इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो होंगे सर्वांग सम त्रिभुज। सारे अंग समान, इनकी भुजाएं बराबर, कोण बराबर, एरिया सब कुछ बराबर है। अब ए बी किसके बराबर है? ई एफ के। तो देखिए, ए बी की जगह ई एफ आना चाहिए, डी ई है, गलत बात। ए बी की जगह मेरे भाई, ए बी की जगह डी एफ आ रहा है, जबकि ए बी की जगह ई एफ आना चाहिए, गलत बात। ए बी है, ए बी की जगह एफ डी आ रहा है, गलत बात। ये देखिए, ए बी है, ए बी की जगह यहां ई एफ आ रहा है, ई एफ। ए बी और ई एफ बराबर है, तो ए बी की जगह ई एफ ही लिखा होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। तो भैया ऐसे सवाल को हम हमेशा ऑप्शन से, विकल्प से बनाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। आइए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया क्या है? एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल का, सबसे बड़े साइज का जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो ट्रायंगल का एरिया आएगा डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सेमी सर्कल है मेरे भाई, अर्धवृत्त, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये इसका व्यास हो गया ए बी, और ये मेरे दोस्तों इसका सेंटर हो गया। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर, इसका केंद्र मान लेते हैं, ये 6 है, ये 6 है। अब इसमें जो सबसे बड़े साइज का त्रिभुज बनेगा उसके एरिया सबसे, देखो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे बड़ा आधार तो यही हो जाएगा व्यास। सबसे बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती है? सबसे बड़ी ऊंचाई ये हो सकती है मेरे भाई, ये। इससे बड़ी आप ऊंचाई नहीं बना सकते त्रिभुज की, इसमें 90 डिग्री, जो खुद रेडियस के बराबर होगी 6। और ये जो होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा वो त्रिभुज जिसकी आपको तलाश है, सबसे बड़े एरिया का। कोई मुझे इसमें इससे बड़ा कोई त्रिभुज सेट करके जो है बता सकता है बच्चा? तो दिखाए, ये आएगा, होगा कि नहीं? सबसे बड़ा त्रिभुज इसके अंदर यही बन सकता है। जब सबसे बड़ा त्रिभुज यही बनेगा मेरे भाई, तो इसका एरिया क्या आएगा? 1/2, ये आधार 12 हो जाएगा, और हाइट मेरे प्यारे भाई ये रेडियस ही हो जाएगी, ये रेडियस सेंटर से ये परी तक की दूरी, इससे बड़ी हाइट बन ही नहीं सकती 6। तो 12×72 36 आ जाएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल मैंने आपको करके बताया, लेकिन पेपर में इतना नहीं करना है। पेपर में बच्चों डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर सबसे बड़े साइज का जो ट्रायंगल बनेगा, उसे ट्रायंगल का एरिया होगा डायरेक्ट रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, सीधा शॉर्टकट है। बैच में पढ़ाते हैं हम ये। 23वां, रोम्बस का समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 6 और 8 है। समचतुर्भुज का परिमाप, हालांकि वैसे तो चित्र की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखा दूं। समचतुर्भुज ये होता है मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों,
चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। इसके विकर्ण की लंबाई 6 और 8 है, तो जैसे इसका एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। समचतुर्भुज की सबसे बढ़िया खास बात यह होती है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहां 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अगर एक विकर्ण की लंबाई 6 और 8 है तो जैसे 6 तो बाइसेक्ट करेंगे आधा आधा, 3 3 हो जाएगा। दूसरी की लंबाई 8 है तो आधा आधा हो जाएगा, 4 4। अब जानते 90 डिग्री है, 3 है 4 है, तो 90 के सामने 5, यानी कि ये भुजा 5 आ जाएगी। ये 5 आ गया। अगर भुजा 5 आ गई तो चारों भुजाओं की लंबाई 20 आ जाएगी, 5 चौक 20। एक भुजा की लंबाई 5 आएगी, चारों भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में ऐसे नहीं करना। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको डायगोनल का जस्ट आधा कर देना, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, इसका ट्रिपलेट ढूंढ लो 90 के सामने। 3 4 है तो 90 के सामने 5 आएगा, ये साइड आएगी, साइड का 4 गुना कर दीजिए, पेरीमीटर 20 आ जाएगा परिमाप समचतुर्भुज का। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 24, बताइए। चित्र दे रखा, निकटवर्ती चित्र, बढ़िया चित्र है भैया। एल रेखा एम के समांतर है, x प्लस 2y। यहां ना हमारे टाइपिस्ट ने एल और एम बनाए नहीं, ये जो दो लाइन बनाई है ना इनको नाम दे दो एल और एम। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल हैं। x प्लस 2y यानी कि आपको x भी निकालना है 2y भी निकालना है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम दो लाइन एक दूसरे के समांतर खींचते हैं तो पहली बात तो ये दोनों कोण, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा बराबर होता है अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा और ये थीटा ये बराबर होता है संगत कोण, एक जैसी पोजीशन पे। ठीक है, अब यहां पर मेरे दोस्तों ये बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मेरे भाई, तो ये भी तो 60 डिग्री आ जाएगा। संगत कोण ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये सीधी रेखा है तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा, 120 डिग्री। y का मान x निकालना है। अब आप बताओ मेरे भाई, जब अभी हम कोई दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, जब भी हम दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है ध्यान सुनना, अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन मैंने खींची, तो एक ही तरफ के कोण ले लीजिए। मैंने ये वाला कोण लिया और मैंने ये वाला कोण लिया, इन दोनों कोणों को जोड़ के, इन दोनों कोणों का जोड़ के 180 डिग्री आएगा, इन दोनों कोणों जोड़ के 180 आएगा। अब यहां पे देखो ये दोनों लाइन समांतर है, त्रियक रेखा है, ये x है 105 डिग्री, इनको जोड़ के 75 आएगा, 105 है तो ये 75 होना चाहिए, x 75 डिग्री। बस हो गया सॉल्व। x 75 रखो, y 120 रखो, 120 दूनी 240, 240 प्लस 75 यानी कि 315 डिग्री सवाल का आंसर था, डी कुछ भी नहीं था। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट किंग वाली किताब में मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लास में टीचर भी पढ़ाते हैं और इस किताब में भी लिखे हुए हैं। आओ, दो कोण पूरक हैं, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री कोण जानते, जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का माप क्या है, बहुत बढ़िया। दो कोण पूरक है, पूरक का मतलब उनका जोड़ 90 डिग्री है। सवाल में बोला गया कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। जैसे मैंने मान लिया कि माना छोटा कोण थीटा है, थीटा, तो सवाल ये कह रहा है चीख चीख के कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण के 5 गुने से, थीटा का 5 गुना सा 6 डिग्री कम है, ये आएगा बड़ा कोण। बड़ा जो कोण है वो थीटा के 5 गुने से 6 डिग्री कम है, ये बड़ा कोण है, और इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 90। तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर 90, 90 जमा 6 96, तो 96 बटा 6 16, तो थीटा का मान आ जाएगा 16, 16 चिकम 96। बड़ा कोण पूछे यहां रखेंगे, 16 पंजे 80, 80 में से 6 घटाएंगे 74 डिग्री, तो बड़ा कोण 74 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। मजा आ रहा है ज्योमेट्री के सवाल करने में। आरआरबी एएलपी का एक और सवाल, सवाल नंबर 26। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे भाई, ओके। अब हम खाएंगे गुड़ की गज्जक, तुम भी खाओ भाई गुड़ की गज्जक, बढ़िया खानी चाहिए, ठंड में मजेदार रहती है।
हाँ, देखो, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, ये समझिए कि दो समांतर रेखाएं हैं, गोरी गोरी रेखा, और एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है, काट दी हमने, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो कौन सा कथन सत्य है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण एक जैसी जगह एक जैसी पोजीशन पर लिखे हुए, बिल्कुल सही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब वैकल्पिक आंतरिक कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब जैसे ये हो गया थीटा, और मेरे प्यारे भाई अल्टरनेट यानी कि ये सप्लीमेंट्री नहीं होते बेटे भाई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते, यानी कि ये वाला सही आएगा, डी, ए और डी आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये बराबर होते हैं। consecutive angles on the same side of transversal are equal, consecutive angles on the same side of transversal, त्रियक रेखा के एक ही तरफ के किरमागत कोण बराबर होते हैं। ये हमारी त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के एक ही तरफ चले जाए, ये एक ही तरफ चले गए, ये दोनों हो गए एक ही तरफ के किरमागत कोण। क्या ये दोनों कोण बराबर होते? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये भी गलत है, तो यहां पे ए और डी स्टेटमेंट सही है, थर्ड। ठीक है जी, तो ये आसान सवाल था, कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इफ रेगुलर पॉलीगन हैज 65 डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड दिस पॉलीगन हैज इज, बहुत बढ़िया सवाल। अगर किसी बहुभुज में 65 विकर्ण हैं, तो बताओ उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 13 भुजाएं भाई साहब। आप कहोगे सर कैसे? कॉन्सेप्ट है, अगर किसी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या n है, अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं, तो उस पॉलीगन में जो डायगोनल्स होंगे, जो विकर्णों की संख्या होगी, इफ ए पॉलीगन हैज n नंबर ऑफ साइड, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो उसमें विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या आ जाएगा, जो कि 65 विकर्ण है। सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं, द्विघात समीकरण है, ऑप्शन से देख लिया 13 ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 65 में 13 है, n की जगह 13 रखोगे, 13 माइनस 3 10/2, 2 से 10 जाएगा बेटे 5 बार, 13 पंजे 65 आ गया, यानी कि सवाल का आंसर है भाई साहब सी ऑप्शन। मैं आगे फेंकूंगा सवाल 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज मलाई सवाल। एक रेगुलर पॉलीगन में 35 विकर्ण हैं, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम निकालने का तरीका है, अगर किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में n भुजाएं, तो इसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल का फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। अब यहां बहुभुज में 35 विकर्ण है, 35 विकर्ण है, यानी कि भुजाओं की संख्या अगर n है, तो n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 35, तो बताइए क्या आएगा यहां से n की वैल्यू? 8 नहीं होगी मेरे भाई, 9 नहीं आएगी, 10 आ जाएगा, n का मान आ गया 10। अगर n की जगह 10 रखूंगा, तो 10 गुणा 10 माइनस 3 7/2, 70/2 35, ये हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करा, 8 9 10 छोटी छोटी वैल्यू रख के देखा, 10 पे 35 आ रहे हैं, यानी कि पॉलीगन में n भुजाएं डेकागन है, तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या आएगा? 10 माइनस 2 8 गुणा 180, तो 18 8 144, यानी कि 1440 डिग्री आ जाएगा, आंसर बी ऑप्शन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई क्रिएटिविटी इनमें नहीं है।
अगर दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, उनके परिमाप 75 40 हैं, बीसी की लंबाई 15 है, ई एफ की लंबाई क्या है? देखो, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है, चाहे उनकी संगत भुजाएं हो, परिमाप हो, आंतरिक त्रिज्या हो, बाहरी त्रिज्या हो, सभी का अनुपात बराबर होता है। और एरिया का रेशियो संगत भुजाओं के रेशियो का वर्ग होता है, लंबाई का रेशियो सेम होता है। अब जैसे दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी डी एफ, तो बीसी के संगत भुजा ई एफ है, बीसी दे के ही ई एफ पूछा है, हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों के पेरीमीटर का क्या रेशियो? 5 से जाएंगे, अगर 5 से काटेंगे तो 15 8, तो दोनों के परिमाप का रेशियो 15 8 है, तो भुजाओं का रेशियो भी 15 8 होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है बीसी की, तो भाई ई एफ की वैल्यू भी 15 के वैल्यू 15, 8 के वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस के मापों का योग 150 डिग्री है, पी और आर का माप 4 3 के अनुपात में है, तो आर का माप क्या होगा? देखो भाई साहब, सवाल में बोला है कि एक चतुर्भुज में कोण पी और कोण आर 4 3 के रेशियो में है, 4 3 के रेशियो में, ठीक है। आर का माप आपसे पूछा है। सवाल में यह भी दिया कि क्यू और एस के मापों का योग 150 डिग्री, क्यू जमा एस 150 डिग्री। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होना चाहिए। अगर क्यू और एस का जोड़ 150 है, तो पी और आर का जोड़ कितना होगा? भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, दो कोण क्यू और एस का सम 150 है, 360 में से 150 घटाएंगे 210 डिग्री, तो कोण पी और कोण आर का सम 210 डिग्री होना चाहिए। जबकि इनका रेशियो 4 3 है, तो टोटल क्या आ जाएगा? 4 3 7, 7 की वैल्यू 210 डिग्री बेटा, 30 गुना 30 डिग्री टाइम्स। तो पूछा है कोण आर है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 30 दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका एंगल आर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, आसान था। ओके, आगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का एरिया बताएं। सवाल आ गया भाई, भुजाएं दे रखी, एरिया पूछा है, तीनों भुजाएं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखे तो एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला में चाहिए सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, 5 + 7 12, 10 22 बटे 2 11, 5 7 12 10 22 बटे 2 11, 11 आ गया। ऐसे 11 की शक्ल देख के मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है, किसको दिखेगा आंसर? ये ए। हीरोन्स फॉर्मूला नहीं जानते तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है मेरे भाई ये √s, s - a, s - b, s - c। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। एबीसी क्या है? एबीसी त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। एस क्या है? अर्ध परिमाप, जो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करने से आएगा। केवल बच्चों यहां पर आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। सेमी पेरीमीटर चूंकि 11 है, अब 11 - 5, 11 में से 5 घटा दीजिए भाई 6 आएगा, 11 में 7 घटा दीजिए, मजा आ रहा है 4 आएगा, 11 में से 10 घटा दीजिए 1 आएगा। अब अंडर रूट लेना है, ये 4 4 का अंडर रूट आसानी से आ जाएगा 2, बाकी ये हो गया 11 चिंग 66, 66 का अंडर रूट आएगा नहीं, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा, है ना। पर मैं इतना करता नहीं भाई, मैं तो यही देखता 11 की शकल वाला जरूर आएगा कि एंड अंडर रूट के अंदर 11 जरूर होगा, वो एक ही ऑप्शन में है। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक त्रियक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 2 3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है? तो बड़ा कोण आ जाएगा मेरे भाई 108 डिग्री। नहीं समझे क्या? यदि दो समांतर रेखाओं, जैसे दो समांतर रेखाएं, ये उनको प्रतिच्छेद करने वाली लाइन होगी, जिसे हम त्रियक रेखा भी कहते हैं। अब एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण ही हो गए, एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण, इनका रेशियो 2 3 दे रखा है, इनका रेशियो 2 3 दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली लाइन के एक ही तरफ के जो दो कोण होते हैं, इनका जोड़ 180 होता है। 2 और 3 को जोड़ोगे 5 आएगा, 5 की वैल्यू 180 डिग्री होगी।
जो कि 36 गुना 36 पंजे 180। तो बड़ा कोण है 3, 3 की वैल्यू में मेरे दोस्तों 36 गुना 108 डिग्री, ये ऊपर वाला बड़ा बनाना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं, 108 डिग्री आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, बात खत्म। ये सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली हमने कर लिया। आगे अब हम मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इसमें मेंसुरेशन 2D के भी क्वेश्चंस हैं और 3D के भी सवाल हैं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 33 आरआरबी एएलपी 2024 का बनाइए मेरे भाई, जोश के साथ सवाल सॉल्व करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो दोबारा से 100% रिपीट होंगे, केवल एएलपी के पेपर में नहीं, रेलवे के किसी भी पेपर में। एक ट्रायंगल के आधार की लंबाई एक वर्ग की परिधि के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संबंधित ऊंचाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका एरिया 169 है। ट्रायंगल का एरिया बताओ। बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सवाल में यह बोला गया कि ट्रायंगल का आधार जो है एक ऐसे स्क्वायर की परिधि के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। भाई अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल होता है a√2। अगर यहां डायगोनल 7√2 है तो इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो 7 होगी, तो स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, 4 गुना। वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, यानी कि 28। तो यानी कि यहां पे ट्राइंगल का जो आधार है वो 28 है। बोला इसी ट्राइंगल की जो ऊंचाई है, इस आधार पर जो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग हाइट है वो उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है, 169 होता है 13 का वर्ग। अब सभी लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया मतलब भुजा का वर्ग। अगर यहां पे किसी स्क्वायर का एरिया 169 है तो उस स्क्वायर की साइड होगी बच्चों 13, यानी कि ट्राइंगल की जो हाइट है वो 13 होगी 13। एरिया आ जाएगा त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे मेरे बच्चों क्या किया गया, केवल जबरदस्ती का लैंग्वेज को जो है हथियार बनाया गया है। 2 से 28 आप काट ही लोगे मेरे भाई 14 बार, तो 14 गुणा 13 कितना आएगा 182, 140 और 42, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। और ये मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आसान सवाल था 2D मेंसुरेशन का, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 34। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद ली जाती है और केंद्र में A cylindrical hole of radius 1 सेंटीमीटर is drilled through the center। सेंटर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद ड्रिल किया जाता है। Which of the options listed below is the closest in the value to the total surface area of hollowed out ball to the surface area of original ball। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली हुई गेंद के कुल सरफेस एरिया और ओरिजिनल बॉल के सरफेस एरिया के अनुपात के मान के सबसे करीब है। बहुत बढ़िया भाई, ये सवाल शानदार है यार, अच्छा लग रहा है। ये ऐसा सवाल तो अभी तक एसएससी में भी नहीं आया है, मैंने नहीं देखा अभी तक एसएससी में ऐसा सवाल आया हो। अब इस सवाल को करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। आप ये समझिए कि इस तरीके से ये एक, आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से सर्कुलर बॉल है। आप ऐसे समझो कि ये फुटबॉल है मेरे भाई, फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल है मेरे दोस्तों, ये जैसे फुटबॉल इस तरीके से, क्लियर है। अब ये जो है इसका सेंटर है, ये जो है इसका सेंटर है मेरे प्यारे भी, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक बेलनाकार छेद करते हैं, यानी कि यहां पे आप ऐसे समझिए कि आपने सेंटर से ऐसे एक छेद कर दिया, छेद कर दिया मेरे भाई, ये ऐसे ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला आपने एक छेद करके इस तरीके से एक सिलेंडर बना दिया। इसकी जो यहां पर रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, 1। तो आपसे बोला है खोखली गेंद के सरफेस से, खोखली गेंद के है भी जो होलोड आउट बॉल है, होलोड मतलब खोखली गेंद हो जाएगी ना, बीच में 1 सेंटीमीटर रेडियस का सिलेंडर बना दिया आपने पूरा। इसके टोटल सरफेस एरिया ओरिजिनल बॉल के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, देखिए ओरिजिनल बॉल की जो रेडियस है 10 है, ओरिजिनल बॉल का सरफेस एरिया आएगा 4πr², 4π10²। अब आप मुझे बताओ ये जो खोखली बॉल है इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि पूरी जो ओरिजिनल बॉल है इसका सरफेस एरिया 4πr², 4πr², ठीक है। एक बार बताओ कि जैसे एक बॉल है, बॉल में मैं यहां पे ये ड्रिल कर देता हूं, ड्रिल मैंने ड्रिल से आंख बंद करके देखो, बॉल से मैंने मशीन से ड्रिल कर दिया बॉल में,
तो ये जब ड्रिल हो गया तो ये सरफेस में अंदर उंगली डाल के टच कर सकता हूं, ये सरफेस में अंदर उंगली डाल के टच, भाई ये पहले से तो था नहीं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब किसी फिगर में जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी सरफेस हैं, सभी के एरिया को ऐड कर दो। तो पूरी बॉल का सरफेस एरिया 4π10 स्क्वायर। जब मैंने ड्रिल किया तो मैं अंदर उंगली डाल के जो सिलेंडर मैंने बनाया, सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया टच कर सकता हूं। आप बताओ, अगर यहां पे ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 10 है अगर इसकी स्फीयर की, तो डायमीटर लगभग 20 आ जाएगा, 20। ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, यानी कि सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 20। तो मेरे भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, रेडियस 1 है और हाइट यहां पे 10 है, 2πRH। ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन आप एक चीज मिस कर गए कि जैसे मेरे पास बॉल है, मैं उसको ड्रिल करता हूं, एक लोहे की मशीन से ड्रिल करता हूं, तो जब मैं ड्रिल करूंगा तो ये हिस्सा खोखला नहीं हो जाएगा। ये जो यहां से नीचे जो 2 सर्कल हैं, ये खाली नहीं हो जाएंगे, ये 2 सर्कल खाली नहीं हो जाएंगे मेरे भाई। उंगली डाल के आप अंदर टच कर सकते हो, लेकिन ये 2 सर्कल खाली नहीं हो जाएंगे, ये एरिया डिलीट नहीं हो गया। तो हमें 2 सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये खाली हो गए, पहले तो थे पर अब नहीं है। तो एक सर्कल के एरिया πr², 2 सर्कल के एरिया 2π1²। और ये मेरे दोस्तों एक्चुअल में थोड़ा सा एरर है इस कैलकुलेशन में, क्योंकि ये जो सिलेंडर बनेगा यहां पे थोड़ा कर्व है, ये कर्व है मेरे प्यार में, जबकि हम इसको सर्कल मान रहे हैं। ठीक है, पर आंसर भी क्लोजेस्ट में पूछा है तो हम यही लेके चलेंगे मेरे भाई। अब बताओ क्या आ जाएगा? पाई तो काट ही लेते हैं, पाई तो काट ही लेते हैं, हो जाएगा 400। ये रेडियस यहां 20 आ जाएगा मेरे भाई, ये 20 आएगा ना, 2π1 गुणा 20 आ जाएगा। ठीक है ना? यहां पे सिलेंडर की हाइट 20 हो जाएगी, डायमीटर के बराबर, स्फीयर के डायमीटर के बराबर। तो पाई तो काट लेते हैं, तो 440, 20 दूनी 40 और -2, यह आ जाएगा 438, और नीचे आ जाएगा 4 गुणा 100, 400 ही आएगा भैया रेशियो। ये रेशियो आएगा मेरे बच्चों, ये जाएगा 2 से, मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 219 रेशियो 200, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छे लेवल का सवाल है मेरे भाई एएलपी के पेपर में। ये बताइए, पानी एक टैंक में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता है। टैंक के आधार का आयाम 200 मीटर गुणा 150 मीटर दिया गया है। एक आयताकार पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है जिसका आयाम, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हैविंग डायमेंशन 1.5 इंटू 1.25 मीटर दिया गया है। कितने समय में, समय बताना है मिनटों में, पानी 2 मीटर बढ़ जाएगा। देखिए हमारे पास एक पानी का टैंक है, उसमें हमें पानी भरना है, तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा? L गुणा B गुणा H। जो टैंक है, टैंक के आधार का आयाम यानी कि आधार की लंबाई चौड़ाई 200 मीटर गुणा 150 मीटर है, और हमें पानी जो है 2 मीटर ऊंचाई तक भरना है। तो कितना पानी भरना होगा? पानी का वॉल्यूम L गुणा B गुणा H, 200 मीटर गुणा 150 मीटर गुणा 2 मीटर, इतना पानी हमें भरना है। अब ये पानी भरेगा कौन मेरे प्यारे भाई? ये पानी भरेगा एक पाइप, ये पाइप होता है मेरे भाई इस तरीके से, और ये रेक्टेंगुलर पाइप है, ये वाले पाइप से पानी भरा जाना है, इसमें से यहां से पानी निकलता है मेरे भाई, पानी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। कितने समय में भर जाएगा? कितने समय में भर जाएगा? मैंने मान लिया कि भैया ये T घंटे में भर जाएगा, T घंटे में। तो मेरे भाई एक बात बताना, अगर कोई रेक्टेंगुलर पाइप है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसी भी क्यूबॉइड, ये पाइप एक क्यूबॉइड तो बन गया, इसका आयतन क्या होगा? एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। ये जो पाइप है इसका डायमेंशन दे रखा है 1.5 गुणा 1.25, इसका मतलब ये जो पाइप का मुंह है, ये जो पाइप का मुंह है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा। पानी इससे निकल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसका मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर पाइप के बराबर का पानी बाहर निकलता है। सवाल में बोला है कि पाइप में जो पानी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर पानी, 20 किलोमीटर लंबा पाइप ले लीजिए आप, तो 20 किलोमीटर लंबा पाइप ले लीजिए, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर लंबाई के बराबर का पानी बाहर निकलता है इस पाइप से।
तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा। लंबाई है 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है 1.25। देखो 1.25 को मैं लिख लेता हूं 5/4 ऐसे लिख लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पे 20 किलो या 1.25 ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, 1.25 ही आप रहने दीजिए। अब जब कुछ सब कुछ मीटर में दिया है तो किलोमीटर को भी मीटर में लिखो। 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर, 20,000 मीटर। ये 1 घंटे में पाइप से पानी बाहर निकलेगा। मैंने ये निकाला है कि ये पाइप टी घंटे में भर देगा, तो टी घंटे में कितना पानी पाइप से निकलेगा मल्टीप्लाई बाई टी, और ये टंकी को टैंक को भर देगा, ये बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। ठीक है बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 20 किलोमीटर में 20,000 मीटर ही आएगा। 3 जीरो से 3 डेसिमल कट जाएंगे मेरे भाई, और एक जो है मेरे भाई यहां पे ये 20 से ये आपका 200 कट जाएगा 10 बार, ये 15 से भी आपका 150 कट जाएगा 10 बार। ठीक है जी, और भी कुछ कटने वाला है क्या? हाँ, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 25 से 125 कट जाएगा 5 बार। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 भी है, 8/5 टी आएगा, 8/5 टी। ये आया आवर में, ये आंसर किस में आया, आवर में आया। लेकिन आपसे मिनट में पूछा है, तो अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, 5 से 60 12 बार, 12×8 = 96, तो 96 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है। तो भाई ये सारे सवाल अच्छे पूछे हैं आरआरबी एएलपी में, और मैंने बोला कि अर्थमेटिक के सवालों का तो कोई लेवल था ही नहीं, एडवांस में बढ़िया सवाल पूछे, और एडवांस में ज्योमेट्री मेंसुरेशन के सवाल भी उतने ही आए जितने अर्थमेटिक के आए। तो आप ये सोचो कि केवल अर्थमेटिक पढ़ के चले जाओगे और काम हो जाएगा, नहीं होने वाला आज के जमाने में। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 24×12×8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई एंड 60 सेंटीमीटर थिक इफ 10% ऑफ वॉल इज फिल्ड विद मोर्टार। ध्यान सुनिएगा, हम एक दीवार बना रहे हैं मेरे भाई, दीवार। जो हमें दीवार बनानी है वो दीवार बनानी है 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी। ये हमें दीवार बनानी है मेरे भाई। तो ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, ये दीवार का वॉल्यूम आ गया। अब यहां सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। 24 मीटर का मतलब 2400 सेंटीमीटर लंबी, 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 800 सेंटीमीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी। ये हमें दीवार बनानी है, दीवार का वॉल्यूम है। पूछा इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें इस्तेमाल होंगी, लेकिन दीवार का 10% हिस्सा गारे से भरा हुआ है। भाई ईंटों को चिपकाने के लिए भी तो सीमेंट मसाला यूज होता है, यानी कि अगर टोटल दीवार 100% है तो 10% तो उसमें गारा लगा हुआ है, यानी कि दीवार के वॉल्यूम में केवल 90% ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। इसका 90% ही मेरे प्यार भी आपको ईंट इस्तेमाल करनी है, 10% तो सीमेंट लगेगा। 90% का मतलब 0.9, ये दीवार का टोटल वॉल्यूम है। ये पूरी दीवार का आयतन हो गया मेरे भाई, कि पूरी दीवार को बनाने में इतनी ईंटों का यूज करना है, इतने वॉल्यूम ईंटों का यूज करना पूरी दीवार बनाने में। जबकि सवाल में दिया हुआ है कि भाई दीवार बनाने के लिए जो हम ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस ईंट का साइज 24/12/8 है। एक ईंट 24 सेंटीमीटर लंबी है, 12 सेंटीमीटर ऊंची है, 8 सेंटीमीटर मोटी है। तो भाई दीवार के टोटल आयतन को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, आपको यह पता लग जाएगा कि कितनी ईंटें आपको लगानी पड़ेंगी, बात खत्म। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर डेसिमल से यहां एक जीरो, 24 से ये 100 बार, 8 से मेरे दोस्तों 100 बार, 6 दूनी बार है 2, और 2 से 100 50 बार, तो 9×50 450, 450 और 2 शाम यानी कि 45,000 आ गया, 45,000। तो मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, 45,000 ईंटें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ए ऑप्शन। अच्छा सवाल है, हमें लगता है करके मजा आया होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37। कौन करेगा बच्चों? An order was placed for the supply a carpet whose breadth was 6 centimeter
एंड हुज लेंथ वर 1.44 टाइम्स द ब्रेथ। देखो हमें अपने घर में ना कारपेट बिछाना है, तो मैं कारपेट के लिए ऑर्डर दिया। कारपेट की जो चौड़ाई थी 6 मीटर थी, और कारपेट की जो लंबाई थी वो चौड़ाई से 1.44 गुना थी। कारपेट की लंबाई चौड़ाई से 1.44 गुना थी। उस कालीन की कीमत क्या होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से 40% और 25% अधिक है? एक कालीन की कीमत 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि एक कालीन बनाने में मेरे भाई 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 45 रुपए आता है। देखिए सवाल बहुत आसान है। आप पहले जो कालीन जो कारपेट ऑर्डर कर रहे हो उसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के बाद 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 45 रुपए, तो 45 से गुणा कर दो। 45 से गुणा कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 9 से कटने वाला 4 2 6 6 12, ये मल्टीपल नहीं है कि 45 से गुणा करना होगा कालीन का कॉस्ट निकालने के लिए। 45 में 9 आता है अभी, 6 3 9, 4 2 6 ये भी नहीं है, 4 2 6 8 14 4 18 ये हो सकता है, 6 3 9 8 8 8 24 ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये हो गया सॉल्व। पूरा करना चाहते तो आप ये देखिए, देखो कालीन जो होता है, कारपेट जो होता है रेक्टेंगल। चौड़ाई कितनी है उसकी? 6 मीटर। 6 मीटर। लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई जो है चौड़ाई का 1.44 गुना है, 1.44 टाइम्स है। एरिया होता है मेरे 1.44 टाइम्स है 6 का, चौड़ाई का 1.44 गुना। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपसे पूछा है उस कालीन की कॉस्ट बताओ जिसकी लंबाई पहले से 40% ज्यादा है। आप हमें ही बताओ, अगर लंबाई 40% ज्यादा है, किसी भी संख्या को 40% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे में? 40% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? आप खुद सोचो ना। 40% बढ़ाओगे तो 1.4 गुना हो जाएगी। हर चीज 100% होते, 40% बढ़ाओगे 1.4 से गुणा, 1.4 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे आंसर। चौड़ाई 25% ज्यादा है, चौड़ाई को 25% बढ़ाओगे तो कितना होगा? 6 को अगर आप 25% बढ़ाओगे, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 25% की 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4। किसी भी संख्या को 1/4 बढ़ाओगे तो 5/4 गुना हो जाएगी। चौड़ाई ये हो गई, लंबाई 1.4 से गुणा, चौड़ाई 5/4 से गुणा। तो यानी कि नए कारपेट का एरिया ये आ गया। अब इस एरिया को कॉस्ट कितनी है? 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 45 रुपए है। तो भैया ये मीटर स्क्वायर में भी आया है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 45 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर का कॉस्ट कितना आएगा? 45 से गुणा हो जाएगा मेरे भाई। और ये कैलकुलेशन करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि आंसर जो है मल्टीपल आएगा। 4 से काट लेते हैं, 14 चाहिए 2.1, 6 पंजे 30, 45 दिया 750, नहीं 45 दिया हो जाएगा ना, ये 6 पंजे 30 हो जाएगा मेरे भाई। आप चाहें तो यहां से इकाई का अंक मैच कर लीजिए। आप यहां से मेरे भाई 1350 हो जाएगा। या तो यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए। सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा, ये तो पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी। 45 में मेरे भाई यहां पे 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल होगा। 144 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल होगा। 21 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल होगा। और भैया मैंने देख लिया ऑप्शन के हिसाब से एक ही है, सी विकल्प ऐसा जो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, सवाल बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलें। 37 नंबर क्वेश्चन था। 38, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का योग 30 है, डायगोनल विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ये बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, मैं आपको कौन से बताऊं। किसी भी क्यूबॉइड की, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, जैसे कोई भी घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का सम दिया। अगर मैं आपको यहां पे l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करूं तो l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर होगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही होगा मेरे भाई। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया। एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या है? ये क्या है मेरे दोस्तों? डायमेंशन का सम, विमाओं का योग।
भाई एक घनाभ की 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, यानी कि विमाओं के योग का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? तो आप मुझे बताइएगा ये क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वर्ग है, यानी कि विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का स्क्वायर। और ये ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या है? यह टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये टोटल सरफेस एरिया है। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब आपको यहां पे तीनों विमाओं का योग दे रखा है, कितना? 38। तो 38 का स्क्वायर। डायगोनल आपको कितना दिया है बच्चे? विकर्ण की लंबाई आपको दी है 22, तो विकर्ण की लंबाई 22 यहां रख देंगे, 22 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा? 38 स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस 22 स्क्वायर। ये आपके घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, 38 प्लस 22 60 इंटू ए माइनस बी, 38 माइनस 22 16, यानी कि 960, 960 आ गया मेरे भाई, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन, ठीक है ना? आसान सी बात थी, आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा भाई सवाल करने में। सवाल नंबर 39, अच्छे अच्छे सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। करो। एक दीवार जो जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना ऊंची है और जितनी ऊंची है उससे 8 गुना लंबी है। बाबर बाब। दीवार का आयतन 12.8 घन मीटर है। दीवार की चौड़ाई बताओ। चौड़ाई, बहुत बढ़िया। कौन करेगा मेरे भाई? ये दीवार की चौड़ाई है बी। सवाल बोला एक दीवार जितनी चौड़ी उससे 5 गुना ऊंची, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी फिर? 5 बी। चौड़ाई अगर बी है तो हाइट है चौड़ाई का 5 गुना, 5 बी। और जितनी ऊंची है उससे 8 गुना लंबी है। लंबाई जो है मेरे दोस्तों वो हाइट है 5 बी, लंबाई जो है वो हाइट का 8 गुना, यानी कि 40 बी हो जाएगा, 40 बी। क्या आपको बात समझ में आ गई? दीवार की जो लंबाई है, दीवार जितनी ऊंची है 5 बी, उससे 8 गुना, 5 बी का 8 गुना, यानी कि 40 बी मेरे प्यारे भाई दीवार जो है आपकी लंबी है। दीवार का आयतन दिया, दीवार का आयतन क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आ जाएगा वॉल्यूम। आंसर पूछे यहां पर मीटर में सेंटीमीटर में, अभी मीटर में रहने देते हैं मेरे भाई, मीटर भी है तो आंसर में को कि सेंटीमीटर भी है, तो 12.8 आ जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, तो बी गुणा बी गुणा बी, बी क्यूब हो जाएगा 40 पंजे 200, बी क्यूब गुणा 200 बराबर 12.8। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? बी क्यूब बराबर आया 12.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.4, 6.4 को 100 से भी भाग कर देंगे तो 0.064 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। क्यूब रूट लेंगे तो बी का मान आ जाएगा जी 0.4, 0.064 का क्यूब रूट 0.4 आ जाएगा। लेकिन ये 0.4 आया मीटर में, मीटर में, क्योंकि मैंने यहां पे मीटर में ही लिखा है वॉल्यूम। 0.4 मीटर तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, यानी कि सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आपको पता अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर यहां पे दीवार की चौड़ाई हो जाएगी, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई। आगे सवाल नंबर है 40। एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवॉश की लागत क्या होगी? यदि कैनवॉश का लागत मूल्य 70 रुपए पर वर्ग मीटर है। 70 रुपए पर वर्ग मीटर, यानी कि देखो भाई हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना? जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर एक पॉलीथीन की पैकिंग होती है। तो ये जो बॉक्सेस की लंबाई, चौड़ाई और मेरे भाई आपको ऊंचाई दी हुई है। अब हमें जब इसकी पैकिंग करनी है, पूरी तरीके से ढकना है, तो कैनवास यानी कि एक तरह का स्पेशल कपड़ा चाहिए
कितना जो है कपड़े की लागत क्या होगी अगर 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 70 रुपए। तो पहले आपको यह पता करना होगा कि ये जो बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है जिसे हमें कवर करना है, जिसे हमें ढकना है। फिर उसको 70 से गुणा करेंगे। जब 70 से गुणा करेंगे तो जो भी आएगा आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल 1400 107 ये नहीं है। 7 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा ये आपका, ये 7 का मल्टीपल है भैया 700 और 567, 1400 चला जाएगा, 48 नहीं जाएगा। भाई ये 1400 से 52 कम है, ये भी नहीं है। ये अकेला ऑप्शन आंसर आ गया बी, 7 का मल्टीपल, क्योंकि आप एरिया निकालने के बाद 70 से गुणा करोगे। सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं वो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा घनाकार बॉक्स का 2.5 मीटर 2 मीटर, ये भी आपको सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में लिखो। 90 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे 0.9 मीटर। आप मुझे बताओ घनाकार बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी मतलब 2.5 की 2 में गुणा 5 प्लस बी एच, बी एच मतलब 2 की 0.9 में गुणा 1.8 प्लस एच एल। एच एल मतलब मेरे भाई 2.5 की 0.9 में गुणा 2.5 की 0.9 में गुणा 2.25, 25 निमा 225। ये बताओ 5 2 7 और 1 8। उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई ये 1.05 9.05 9.05 का दुगना 18.1, तो आगे 18.1 मीटर स्क्वायर। ये आपके क्यूबॉइड बॉक्स का टीएस आ गया। फॉर्मूला याद है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 70 रुपए कैनवास से कवर करने का, तो इतने मीटर का खर्चा कितना आएगा मेरे भाई 18.1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 70 रुपए से गुणा आएगा मेरे भाई। ये हो गया 0 से डेसिमल, ठीक है। 1260 और 7 1267 रुपीज। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ठीक है। 40 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा एक चीज और कि ये तो हम प्रीवियस ईयर के सवाल लगा रहे हैं, आप जब हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, अगर आपको पता है तो मैंने अभी तो ये लेटेस्ट पेपर हुआ, कुछ दिन में ये भी करवा दूंगा, लेकिन जो पिछली बार पेपर लिए थे रेलवे ने उन सभी क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज फॉर्म में यहां डलवा दिया है अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट पे। आप यहां पे जाओगे रेलवे बूस्टर में व्यू ऑल टेस्ट, आपको मैथ्स के 61 टेस्ट, चैप्टर वाइज रीजनिंग के 70 टेस्ट, जनरल अवेयरनेस के 64 टेस्ट, आपको ये टेस्ट चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे भाई। आप यहां से लगाओ आराम से, जैसे आपको मेंसुरेशन पढ़ लिया, आप मेंसुरेशन का टेस्ट शुरू कर दीजिए। ये कोई भी बच्चे यहां पे फ्री में टेस्ट लगा सकता है। ये देखिए ये रहे सवाल, ये सब मेंसुरेशन के क्वेश्चन है। आप यहां से लैंग्वेज जो है चेंज कर सकते हैं, 2D का है, इस तरह एक एक टेस्ट में 10-10 क्वेश्चन है। आप यहां से जाके फ्री में टेस्ट लगा सकते हो मेरे, और एक सब्जेक्ट के जो है 3-3 4-4 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कराए, सभी बच्चों के लिए फ्री है मेरे भाई। और आप फुल लेंथ टेस्ट भी यहां पे लगा सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी, जैसे आरआरबी एएलपी का, आरआरबी एनटीपीसी, किसी का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर के 24 टेस्ट यहां पर फ्री डाले हुए हैं। प्रीवियस ईयर के 4 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का टेस्ट फ्री है, आप फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं 20 के 20। और नए टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर के अलावा वो 26 क्वालिटी टेस्ट आपको केवल 99 में मिल जाएंगे। पूरी एप्लीकेशन पर जितने भी नए टेस्ट हैं आपको 99 में मिल जाएंगे, सबसे बेहतर, सबसे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। आप इस एप्लीकेशन का जरूर यूज करें मेरे भाई अपनी तैयारी में। 40 हो गया, जल्दी से कर दूं अब 41। एक बेलन की रेडियस उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है यदि सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्र 792 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया 792 है, तो वॉल्यूम बताओ। देखो वॉल्यूम अगर इंटीजर आ रहा है तो कन्फर्म है पाई, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई में आएगा 22/7, 22 में आएगा 11। हम वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई में आपका 22/7 आएगा और 22 में छुपा होता है 11, तो जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला होगा। ये नंबर 11 से कटता है नहीं, 5 5 10 4 2 6, 10 6 का डिफरेंस 4 ही, ये 11 से कटता है, 9 9 का डिफरेंस 0, हाँ जी, 5 और 1 6 7 2 9, ये भी नहीं कटता 11 से। अकेला सी ऑप्शन 11 से कटता, ये आंसर है अकेला। हमने बिना कुछ करे आंसर निकाल लिया। सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई वो भी होगा। एक बेलन की जो त्रिज्या है रेडियस,
वो बेलन की ऊंचाई से हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये हो गया भैया, क्लियर। अब सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्र यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर एच। ठीक है भाई, ये मेरे भाई कितना दिया आपको यहां से? ये आपको दिया 792, 792। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। कुछ ना कुछ तो कटता होगा ना 22 से, 22 तिया 66, 13 बच जाएगा, 22 छिक्का 132, यानी कि 2 से चला जाएगा 36, 18 बार। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आर गुणा एच आ गया 18 सत्ते 126, आर गुणा एच। और ये आपको दे रखा है रेडियस हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, आर माइनस एच बराबर 5, यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि रेडियस ज्यादा है हाइट से। अब मेरे पास से दो इक्वेशन बन गई, या तो मैं इनका सॉल्व करूंगा, इनको सॉल्व करूंगा अलजेब्रा से, लेकिन उतना टाइम नहीं, या फिर मैं अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से देखूंगा कि आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं जिनकी गुणा कर दूं तो 126 आए और घटा दूं तो 5 आए। 18 सत्ते 126, 18 7 11, नहीं 14 निम्मा 126 हो गया, 14 और 9 का डिफरेंस 5, 14 निम्मा भाई 14 गुणा 9 126 होता है, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आता है, यानी कि रेडियस 14 है, हाइट 9 है। आपसे पूछा सिलेंडर का आयतन, आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, और हाइट मेरे दोस्तों आपकी 9 आ गई। तो 9 का मल्टीपल भी आएगा, 11 का मल्टीपल भी आएगा, 7 दूनी 14 और 7 का मल्टीपल भी आएगा। वॉल्यूम ये आ जाएगा 5544, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी। कितना आसान सवाल था मेरे भाई। सवाल नंबर 42 मेंसुरेशन का आखिरी सवाल है, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना अब। हाँ, इसमें टाइपिंग में एरर थी, मैंने ठीक कर दी। एक बंद बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो 1:3 है। एक बेलन की बेस की रेडियस और हाइट का जो रेशियो 1:3 है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ अगर कर्व सरफेस एरिया 924 है। बहुत अच्छा सवाल, वाकई में बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। जरा इस सवाल को आप मुझे करके दिखाइए। आपको एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया दिया है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, रेडियस हाइट का रेशियो दिया है। 50% बच्चे यहां क्या करेंगे, रेडियस हाइट की वैल्यू निकालने लगेंगे, फॉर्मूला लगा के, जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी भी बेलन के कर्व सरफेस एरिया, किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो मेरे भाई वो रेशियो डायरेक्ट आ जाता है। क्या? कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2πr ब्रैकेट में h+r, ये टी ऐसे होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr से 2πr कट जाएगा h/h+r, यानी कि कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया के रेशियो का सीधा फॉर्मूला है h/h+r। किसी भी सिलेंडर के CSA और TSA का रेशियो h/h+r है। आपको रेडियस हाइट का अनुपात पता है तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आप हमें खुद बताओ कि हाइट अगर 3 है तो रेडियस 1 है, यहां रख दीजिए। हाइट अगर 3 रखेंगे, h की जगह 3, तो रेडियस 1 है, तो हाइट प्लस रेडियस आएगा 3 1 4, यानी कि ये सिलेंडर के CSA और TSA का रेशियो। जब रेशियो पता तो आप खुदा, क्योंकि मेरे भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको दिया ऑलरेडी 924, CSA आपको दिया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना भाई? 3 से अगर इसको आप काटोगे तो 308 गुना है, 308 टाइम्स, तो टोटल सरफेस एरिया भी 4 गुना आएगा, 4 का 308 गुना 1232, 1238, 1232 हो जाएगा भाई। 1232 सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, मीटर में 1232 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, देख लो। क्या गजब का सवाल भाई साहब, मजा आ गया। इसको मैं शीटों में डालूंगा अभी अपनी उठा के, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ज्योमेट्री खत्म, मेंसुरेशन खत्म, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। अब हमारा आखिरी बचा है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, और इसके कुल 4 सवाल करने लायक हैं।
मैंने जब सवाल देखे तो एक ही क्वेश्चन को, एक ही टाइप के सवाल को 6-7 बार दिया है, तो मैं एक ही करवाऊंगा। 6-7 बार क्यों करना है एक ही सवाल? बोला एक डाटा के लिए बहुलक यानी कि मोड 24.6 है, मीन यानी कि माध्य 20.1 है। व्हाट द मीडियन? मीडियन बताओ उस डाटा का यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप जानते मोड मीडियन मीन में क्या रिलेशन है? मोड बराबर, सीधा कंसेप्ट है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब यहां पे बहुलक आपको दिया, बहुलक मोड आपको दिया 24.6 बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन आपको निकालना है, क्वेश्चन माध्यिका आपको निकालना है, मीन आपको दिया मेरे भाई 20.1, ये 20.1, तो 20.1 का दुगुना 40.2, 40.2 इधर आके जोड़ेगा, 40 और 24 64, 6 2 8 64.8 और 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा मेरे भाई 3 दूनी 6 और ये 21.6 आ जाएगा, 21.6 आपका मीडियन आ जाएगा। ये रहा देखो डी ऑप्शन। ये सवाल दोबारा से आया है, ये एज इट इज क्वेश्चन, ये एज इट इज क्वेश्चन हम दिखाना केशव, ये रेलवे वाली बुक में दिया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डाटा। और ये सेम क्वेश्चन मैंने 1 साल पहले भी कराया था जब मैंने स्टैटिक्स पढ़ाया था चैनल पे। अगर किसी बच्चों की स्टैटिक्स नहीं आती तो हमारे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ सकता है, 4 घंटे में सब कुछ सिखाया है हमने। इफ द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 7, यदि इस डाटा का बहुलक 7 है तो के का मान बताओ। देखो बहुलक का मतलब किसी डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होता है वो उसका बहुलक कहलाता है। इसका बहुलक 7 है, तो आप मुझे बताओ 7 ये आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 7 आ रहा है 3 बार, 6 6 6 6 भी 3 बार आ रहा है यहां पे, बाकी तो कोई एक एक बार ही आ रहे हैं सब ना, यानी कि यहां पे 6 भी 3 बार आ रहा है, 7 भी 3 बार आ रहा है। तो बहुलक 7 तभी हो सकता है जब ये जो मिसिंग नंबर है इसकी वैल्यू भी 7 हो जाए, यानी कि 7 4 बार रिपीट हो जाए, यानी कि 2k + 1 7 हो जाएगा। तो k का मान आएगा 7 - 1 6/2 3, k का मान 3 आ जाएगा बेटा। अब इस सवाल में तो कुछ भी नहीं निकला, हम आगे चलेंगे। इफ द मीन ऑफ डाटा, इस डाटा का माध्य 26 है तो x का मान बताओ। माध्य का मतलब एवरेज, औसत ही समझ लीजिए। अब आपको मीन दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट तरीका है मिसिंग नंबर निकालने का, मीन से कंपेयर करो। मीन से तुलना करने पर नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। 26 से 22 कितना कम है भाई? 4 कम है। 26 से 25 कितना कम है? 1 कम है। 26 27 1 ज्यादा है। 26 से 24 2 कम है। कुल डेविएशन 0 होना चाहिए। -1 1, -4 -2 -6 हो गया, -6 हो गया, यानी कि ये 6 करना पड़ेगा, तभी तो -6 + 6 0 होगा। यानी कि x का जो भी मान होगा वो मीन वैल्यू कितना है? 26, 26 से 6 ज्यादा होगा x का मान, यानी कि 26 6 32, तो x का मान 32 आ जाएगा। अब मेरे भाई 46 इस चैप्टर का हम आखिरी सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 46। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस डाटा की माध्यिका क्या है? बड़ा हैवी डाटा दिया है मेरे दोस्त आपको, अब सुनना जरा। मीडियन का मतलब अगर हम किसी डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लें तो जो नंबर बिल्कुल मिडिल में आएगा, जो बीचों बीच में आएगा, वो कहलाता है मीडियन। आप ये काउंट करो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्याएं। अगर 15 संख्याएं लिख दूं मैं लगातार 15, तो बीचों बीच में जो आएगा वो 8वां नंबर होगा, 8th नंबर बीचों बीच में, यानी कि मुझे 8वां नंबर काउंट करना है। 8वां नंबर अगर काउंट करना है तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहां पे? आपका 20 है, और 20 ही कई बार आ रहा है। देखो 20 कितनी बार आ गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 20 तो 6 बार आ गया। 7वां 20 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद अगला नंबर आएगा मेरे भाई यहां पर 23, ये 7वां नंबर आएगा, यानी कि 8वां नंबर यहां पे 25 आएगा। 8th नंबर आपका 25 आएगा मेरे भाई, यानी कि 25 ही आपका मीडियन है। ये तो बहुत आसान निकला, 25।
ऐसे करना, ना कि आप पेन पेपर पे हर एक चीज को लिख रहे हैं। वो जमाना बीत गया मेरे भाई। आप खुद से समझदार हैं कि अगर 15 संख्या लिखी हुई है तो बीचों बीच में 8वां नंबर आएगा। 8वां नंबर कैसे काउंट करना है? शुरू की 6 संख्या 20-20 है, हटा दी, फिर 7वां 23 है, 8वें नंबर पे 25 आएगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप दिमाग में हिसाब लगा सकते हैं। और इन वीडियो का एक ही पर्पस है कि आप दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन करना सीखें कि रेलवे के सवाल इतने मुश्किल नहीं है कि उसमें आप 1.5-2 मिनट दें, मुश्किल से 25, 30, 40 सेकंड मैक्सिमम है। और आज की क्लास में जो ज्यादातर सवाल करे आपने देखे, जो ऐसे थे जो 5-10 सेकंड में हो रहे थे। हम मेंसुरेशन चैप्टर से जरूर अच्छे सवाल पूछे गए हैं, बाकी सब नॉर्मल है, पर कम करना तो पड़ेगा। इससे हमें पता लगता है कि एग्जामिनर आजकल सोच क्या रहा है मेरे भाई। तो मैं बिल्कुल आपको एग्जामिनर से रूबरू करवा दिया हूं इस वीडियो में। तो भाई हमने आरआरबी एएलपी के अर्थमेटिक बेस्ट क्वेश्चन कर लिए, हमने एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन कर लिए। आपकी जो है जितनी हम सेवा खातिरदारी कर सकते हैं उतनी खातिरदारी कर रहे हैं। रेलवे का फ्री प्रैक्टिस बैच हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, 46 ही क्वेश्चन अच्छे मिले मुझे, मैंने वही आपको करवा दिए। अब आप इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करो, लाइक करो और कंप्लीट देखना। ऐसा नहीं कि आपने जो है जल्दबाजी में कुछ सवालों को छोड़ दे। एक एक सवाल बहुत कीमती है, मस्ट डू क्वेश्चन है, और मैंने बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको सिखाने की कोशिश की है। आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है? जिस तरीके से कोई भी एग्जाम आने के बाद हम सबसे पहले एक्टिव होकर YouTube पे हर एग्जाम का सॉल्यूशन कराते हैं आपको, मेरे ये जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो विचारधारा अगर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, और शेयर करना हर एक उस बच्चे के पास जो रेलवे की तैयारी कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में रेलवे का एग्जाम देगा खासकर। क्योंकि पता है एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, ये इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने पीडीएफ तैयार करवाई, हार्ड टू इजी वाली कंपाइल करवाई, तो उसमें पता चला कि इन क्वेश्चन को भी किसी क्वेश्चन को 27% बच्चों ने ठीक किया, किसी को 20% बच्चों ने ठीक किया, किसी को 25% बच्चों ने ठीक किया है। यानी कि जिस क्वेश्चन को 90% से ज्यादा बच्चों को सही करना चाहिए था, उस सवाल को केवल 30, 35, 40% मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। आप ये सोचो कि कितनी कमजोर तैयारी बच्चों की है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट ही ढंग का नहीं पढ़ा। तो मेरे दोस्त, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।